Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज है 29 जून 2021 और हम आज देखेंगे 29 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और ये जो सेशन है करंट अफेयर का, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में कोई भी एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, आपके लिए होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत यूजफुल। तो पूरा वीडियो देखें ध्यान से अंत तक। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड लिसिट ट्रैफिकिंग, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ, ये दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये जो दिवस है, ये हम मनाते हैं 26 जून को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 जून को मनाया जाता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जून। सबसे पहली बार ये जो दिवस है 1989 में मनाया गया और 1989 से अभी तक ये हर वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो दिवस है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये जो दिवस है, ये नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ही मनाया जाता है, ताकि इनका जो दुरुपयोग होता है वो कम ना हो सके और इनकी जो अवैध तस्करी होती है वो ना हो। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ ये दिवस मनाते हैं हर वर्ष 26 जून को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? जंक फूड समझते हैं क्या होता है? जैसे कि आपको जो सब पसंद होता है, चाउमीन हो गया, ठीक है, और पास्ता हो गया, ये सारे जो आइटम होते हैं ना, ये सारे जंक फूड के अंतर्गत आते हैं। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारे जंक फूड के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाने वाला है ब्रिटेन शहर। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कौन? बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन की सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है और इसके अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात में 9 बजे तक, कब से? 5:30 बजे से रात में 9 बजे तक जो जंक फूड है उनके विज्ञापन को प्रसारित नहीं किया जाएगा। जंक फूड के विज्ञापनों से जुड़े जितने भी नियम हैं, ये सारे अगले साल यानी कि वर्ष 2022 से लागू किए जाएंगे। इस वर्ष तो अभी जो चल रहा है वही चलेगा और इस फैसले का असर ये होगा कि जो बच्चे हैं उनमें जंक फूड को खाने के लिए जो अभी जागरूकता रहती है, फिर वो थोड़ा कम हो जाएगी और जो मोटापे का शिकार है यहाँ के लोग, उससे लड़ने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए थोड़ी सी राहत मिलेगी। और अभी क्या है, ब्रिटेन में बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग हैं मोटापे की बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। तो उसी का एक हिस्सा है, मोटापे का मुकाबला करने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है ये कि इस पर रोक लगाई गई है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ब्रिटेन के द्वारा ये किया गया है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने ऐसी घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया है? तो ये जो है नामित किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं मोंटेक अहलूवालिया। तो मोंटेक अहलूवालिया योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और इनको विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नॉमिनेट किया गया है। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू और 2-3 लोग और हैं, ये सब मिलकर करेंगे। और समूह का जो गठन है वो विश्व बैंक और IMF के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? तो ये जो गठन है, इस समूह का गठन किया गया है कोविड-19 जो महामारी है और जलवायु जो परिवर्तन है, उन सब से उत्पन्न दोहरे संकट को, जो चीज़ें हैं उनको कम किया जाए। तो दोहरे संकट के कारण इन सब जो संकट आया है जलवायु परिवर्तन का, कोविड-19 का, तो इन्हीं सब के कारण इन्हीं पर चर्चा करने के लिए ये जो समूह है इसका गठन किया गया है और इसके सदस्य के तौर पर नॉमिनेट हुए हैं मोंटेक अहलूवालिया, ये भारत के हैं। ठीक है,
इनका याद क्या रखना है, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जो है ये इन्होंने जीता है रजत पदक। तो सौरभ चौधरी और मनु भारत, जो मनु है भारत की भारतीय जोड़ी है ये निशानेबाजी की, और इन्होंने ISSF 2021 की जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित प्रतिस्पर्धा थी इसमें रजत पदक जीत लिया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सी शहर है जिन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस लिस्ट में? तो ये जो शहर है ये है इंदौर और सूरत। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इंदौर कहाँ पर है? MP मध्य प्रदेश में। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। तो इन दो शहरों को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर आए हैं, ये शीर्ष स्थान मिला है इनको। अच्छा, इंदौर का अगर आपको याद हो तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी इंदौर पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर 2019 की जो रैंकिंग थी स्मार्ट सिटी अवार्ड की उसमें सूरत पहले स्थान पर था। अब ये रैंकिंग कुछ कैटेगरी वाइज होती है, कैसे? एक होती है स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट की लिस्ट, और एक होती है सिटी की लिस्ट, एक होती है यूटीज की लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट की जो लिस्ट है उसमें पहले नंबर पर आया है यूपी, दूसरे नंबर पर आया है MP और तीसरे नंबर पर आया है तमिलनाडु। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश आनंदीबेन पटेल और शिवराज सिंह चौहान, और तमिलनाडु थर्ड नंबर पर आया है। इसके बाद अगर सिटीज़ की लिस्ट देखिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की, तो सूरत और इंदौर पहले स्थान पर आए हैं। ठीक है, इंदौर और सूरत हो जाएंगे, यही प्रश्न में पूछा गया था। इसके बाद अगर यूटीज़ की लिस्ट देखें तो इसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर आया है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था इंदौर और सूरत, और इससे रिलेटेड जितने पॉइंट बताए हैं वो सारे याद रखिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये जो अवार्ड है ये किन मानकों के आधार पर दिया जाता है? तो एक बार ये भी देख लीजिए। तो इनमें जो मानक होते हैं वो होते हैं सामाजिक पहलू होते हैं, शासन व्यवस्था कैसी है उस शहर की या फिर उस राज्य की, संस्कृति कैसी है वहाँ की, शहरी पर्यावरण कैसा है वहाँ का। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा जाता है वहाँ का? स्वच्छता देखी जाती है, अर्थव्यवस्था देखी जाती है, पर्यावरण देखा जाता है और जल। तो ये सारे मापदंड वहाँ के लिखे जाते हैं कि क्या कैसे वहाँ के मापदंड हैं। ठीक है, तो इन्हीं मापदंडों इन्हीं मानक के आधार पर ये रैंकिंग तय की जाती है, और इस रैंकिंग में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर आए हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो ये जो देश है ये चीन है। तो चीन 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बना रहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं साजन प्रकाश। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। इन्होंने रोम में पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया, और ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए 1 मिनट 56.48 सेकंड की जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी। तो इन्होंने उतने में ही या फिर उससे ज़्यादा में कहें कि कर लिया है, और टोक्यो ओलंपिक में ये शामिल होने वाले क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। ऑप्शन ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अच्छा, जो टोक्यो ओलंपिक है टोक्यो में होंगे, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। वर्ष 2000 जो अभी के होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के, तो ये 23 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगस्त तक ये चलेंगे। क्या हुआ था, कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेल स्थगित कर दिए गए थे, तो अभी ये वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं। वर्ष 2021 में कहाँ पर होंगे? तो जो समर ओलंपिक हैं वो समर ओलंपिक 2021 के कहाँ पर होंगे? टोक्यो जापान में होंगे। इसके बाद 2024 के कहाँ पर होंगे? पेरिस फ्रांस में हो जाएंगे। इसके अलावा जो विंटर ओलंपिक होते हैं तो विंटर ओलंपिक 2022 में होने हैं। कहाँ पर? बीजिंग में। चाइना का बीजिंग जो शहर है वहाँ पर 2022 के विंटर ओलंपिक होंगे। ठीक है, और 2026 के कहाँ पर होंगे? इटली के मिलान शहर में। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, इटली के मिलान में हो जाएंगे 2026 के। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है 2021 का समर ओलंपिक टोक्यो में, 24 का पेरिस फ्रांस में, विंटर 2022 का बीजिंग चाइना में, और 2026 का मिलन कहाँ पे? इटली में। ठीक है, और जो समर यूथ ओलंपिक होते हैं वो 2026 में होंगे। आ गए
तो वो कहाँ पर होंगे, वो सेनेगल के डकार में होंगे। ठीक है, सेनेगल के डकार में समर यूथ ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। कब, वर्ष 2026 में। ये तीनों कैटेगरी के आपको याद रखने हैं आगामी खेल। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, साजन प्रकाश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है तीरंदाजी। तीरंदाजी जो दीपिका कुमारी हैं, सब जानते हैं इनको। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलीना ओसिपोवा को 6 सोने से पराजित कर कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो ये जो पदक है इनको मिला है स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है सर्वेक्षण के अनुसार 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बन गए हैं। ऑप्शन है आपके अजीत प्रेम जी, सुंदर पिचाई, सोनू सूद या फिर जमशेदजी टाटा। तो ये बन गए हैं जमशेदजी टाटा। सर्वेक्षण हुआ है उसमें 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति बन गए हैं जमशेदजी टाटा। सब जानते हैं टाटा समूह के हैं ये। और अभी जो कोविड आया था, कोविड के टाइम पर इन्होंने बहुत अधिक परोपकारी कार्य किए। इसी वजह से ये 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति बने हैं जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग जो है रिलीज हुआ अभी हाल ही में। कब का, वर्ष 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं टोक्यो, तो इसमें जो सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, ये किसके द्वारा जारी किया गया, किस देश के द्वारा जारी हुआ है। तो ये जो सॉन्ग है ये जारी किया है भारत ने। भारत ने लक्ष्य तेरा सामने है ये सॉन्ग जारी किया है। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। अच्छा, ये सॉन्ग जो है इसको कंपोज किसने किया है, तो इसको कंपोज करने वाले के नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये है मोहित चौहान। तो मोहित चौहान ने इस सॉन्ग को कंपोज किया है। लक्ष्य तेरा सामने है और वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक का ये ऑफिशियल सॉन्ग है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत। आज के लिए आपका प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी कि DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है। तो कौन है जो पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं, PV सिंधु, PT ऊषा, साइना नेहवाल या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को करना है दोस्तों। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।